अस्सलामुअलैकुम। पेज उधर चला गया। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। यूर वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, मुझे कहते हैं सुहाब अफजल और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारा साथी हरमीत भी आज मौजूद है। आज हम तीनों मौजूद हैं तो आज बड़ा खुशी का दिन है हमारे ऑल ब्लैक भी हैं जरा, और आज सारे ब्लैक में हैं। बिल्कुल, तो हरमीत की तरफ चलते हैं। पहले हरमीत का हाल पूछ लें। हेलो हरमीत। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। रोज आज पूरे वकील बने हुए हैं सारे। हाँ बिल्कुल, आपने यकजहती के लिए पहना है आज दस्तार भी काली। मैं शहबाज गिल के साथ ही यकजहती के लिए पहना कि कम से कम उसके जो वकील है वो थोड़ा सा कमजोर है, उसी के साथ ही हैं भाई। इस टाइम जो टॉर्चर किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, तो कम हाँ कल खासी खींचातानी हुई पंजाब पुलिस और फेडरल पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान में, लेकिन आखिरकार हवाले कर ही दिया शहबाज गिल को। पिम्स में अभी मेरे ख्याल में है, सुबह में वो उनका मेडिकल चेकअप होना है। 5 डॉक्टर्स की टीम है जो उनका मुआयना करेगी, उसके बाद तय करेंगे मतलब क्या करना है। लेकिन यह है कि एक सूरत हाल ऐसी थी हरमीत जहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने कम से कम एक क्लैश की सूरत हाल पैदा कर दी थी चौधरी परवेज इलाही के हुक्म के ऊपर और इमरान खान के हुक्म के ऊपर कि हम हवाले नहीं करेंगे शहबाज गिल को, और आईजी को, एडिशनल आईजी को और एडिशनल सेक्रेटरी को उन्होंने ऑर्डर किए थे कि शहबाज गिल को हवाले ना किया जाए। अब देखो क्या बनता है। खींचातानी नहीं होनी चाहिए, ये भी मतलब जो सूबों के और सूबे के और रोज़ो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन खतरा कहीं और है। और तहरीक इंसाफ को जो खतरा लाक है और तहरीक इंसाफ जो सोच रही है, खासकर उनके जो रहनुमा है जिनसे हम बातचीत करते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से उन्हें ये अभाम है कि कहीं ना कहीं जो है इनको इतना टॉर्चर ना किया जाए कि कल वो वादे माफ गवाह बन जाएं। तो ये सूरत हाल भी है, कहीं ना कहीं ये खौफ भी सता रहा है। लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं और से भी इतनी वो दबाव इतना ज़्यादा है कि अब पंजाब पुलिस और दोनों जो है, पंजाब पुलिस भी मजबूर है कहीं ना कहीं से। और अब जो मामलात हैं आज पिम्स में, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज गिल साहब पर बहुत ही तशद्दुद किया गया है। अच्छा, ये सारी बातें हमारे रिपोर्टर गए हैं, जिनने रिपोर्टर से मेरी बात हुई है और प्रोग्राम के मिड में भी और सर एंड पर भी हमने करनी है, ना चाहते हुए भी पॉलिटिकल एतबार से हमारे शो का आगाज हो ही जाता है। भाई वार्म वेलकम करने के बाद मुझे थोड़ी सी बात करने दिया करें। मौसम कैसा है, चाय पी है आपने, ग्रीन टी पीनी है, मैंने ग्रीन टी पीनी है। अब्दुल रऊफ साहब नॉर्दर्न एरियाज जाने की तैयारी कर रहे हैं। वीकेंड आ चुका है, सुबह सवेरे का वक्त होता है, लेकिन हमारे घरों में, हमारे आसपास, हमारे सोसाइटी में अब ये सूरत थोड़ी कम सी नजर आती है। पानी, चाय, सीधी बात आती है सियासत पे। हर बंदा सियासतदान हो गया, हर बंदा। तो वो जो माशरे और सोसाइटी की जो आदात है वो हमें भी है ना, वही हम भी जो बैठते हैं तो स्टार्ट ही हमारी, क्योंकि खबरें जब आप टीवी खोलते हैं या सुबह अखबार पर आपकी नजर पड़ती है तो कहीं ना कहीं स्टोरी भी वहां से यही होती है। तो आपकी बात दुरुस्त है। ऑल तो आगे चलते हैं अपने रन डाउन की तरफ। तो रन डाउन में हम आपको जैसे अब्दुल रऊफ साहब पहले ही बता चुके हैं कि इसको डिस्कस करेंगे कि एफआईए को जो जवाब दिया है इमरान खान ने, उसमें वो साफ कहते हैं मैं आपको सफाई नहीं दूंगा। तो एक नोटिस जो है उस पर क्या जवाब है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपकी मुलाकात आज एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची से भी कराएंगे जो कि सर वायलिन बजाती है। इसको हम कनेक्ट करने की, उसका नाम है ज़ैनब। यस ज़ैनब, बिल्कुल 9 साल की है अभी सर। अच्छा जी, और एक और क्वेश्चन जिसका जवाब जो है वो हम वालिदैन को आज अपने सेगमेंट में ज़रूर देंगे। द क्वेश्चन मार्क इज़ के बच्चों का दाखिला कब कराया जाए। ऐसी कौन सी परफेक्ट एज होती है जिसमें आपको लगता है कि बच्चे का एडमिशन करा देना चाहिए। सर मेरा एडमिशन तो 3.5 साल की उम्र में हो गया था। अच्छा, तो अब तो 2-2.5 साल का बच्चा जो है उसको स्कूल मोंटेसरी भेज देते हैं। अब वो पता नहीं ये स्कूल के जो लोग हैं इन्होंने पैसे बटोरने का तरीका बनाया हुआ है। अब हमारा जो रवायती कल्चर था बड़े सगीर का, उसमें यह था कि 4-4.5 साल की उम्र का बच्चा जो है उसको स्कूल भेजा जाए, उससे पहले नहीं। चाहे वो सेंसिबल हो जाए, बैठने काबिल हो जाए और सुनने काबिल हो जाए। लेकिन अब क्या होता है सर, मोंटेसरी होता है, अब प्ले ग्रुप होता है, मतलब हाउ टू सिट, हाउ टू ईट, हाउ टू इंटरैक्ट, हाउ टू टॉक, ये चीज़ें सिखाने के लिए। अभी किताबों और कायदों पे नहीं आते, बस ये सिखाने के लिए कि आपने किस तरह से बात करनी है। ऑल्दो ये क्वेश्चन मार्क है, हम प्राइवेट एसोसिएशन जो है उनके सदर और जो भी अहम अहदेदार है उनसे इस हवाले से बात करेंगे क्या एज होनी चाहिए। चलिए जी, हम चलते हैं डेली डोज की तरफ। डेली डोज की पहले खबर बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, और वैसे तो सारे वालिदैन अपने बच्चों के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दे, लेकिन कुछ मिसालें हमारे पास ऐसी आ जाती हैं कि हम उनको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, आपसे शेयर करते हैं। पख्तून बाप अपनी बेटी के लिए सर एक एग्जाम्पल बन गया। कैसे कि 12 किलोमीटर का सफ़र, लंबा सफ़र रोज़ाना की बुनियाद पर ये वालिद साहब करते हैं, अपनी बेटी को कॉलेज लेके जाते हैं, और यही नहीं सर फिर बाहर खड़े रहते हैं।
बाइक पे लेके जाते हैं, उसके बाद बाइक को स्कूल के बाहर खड़ा कर देते हैं, 4 घंटे इंतजार करते हैं जब तक बच्ची का स्कूल खत्म नहीं होता, बाहर खड़े रहते हैं, उसके बाद लेके आते हैं। Yes, और वो कहते हैं so कि sweet. हमारे यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है गांव में इतना ज्यादा, मैं चाहता हूँ अपनी बच्ची को तालीम हासिल करवाऊँ, डॉक्टर बनाऊं और डॉक्टर बनाऊं, और गांव में डॉक्टर भी कोई नहीं है। ये है वो कहानी जो मेरे ख्याल में हर घर की कहानी बिल्कुल होनी ऐसी है चाहिए सर, बिल्कुल ऐसी ही। इस तरह से। और ये भी नहीं कि बेटा हो, ऐसे इलाके में जाके बच्चियों की तालीम के ऊपर पाबंदियां हैं, बच्चियों को तालीम को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, ऐसे में है। हरमीत तो ज़्यादा अच्छा जानते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक भी। रऊफ साहब, अगर आप देखें ना कि एहसास तब होता है जब आप किस चीज़ से महरूम होते हैं, और यही बात है कि वो वालिद साहब जो है वो कहीं ना कहीं महरूम है, अब उसने एजुकेशन नहीं ली, पूरा गांव जो है तालीम से महरूम है, तो जाहिर बात है एक सोच, एक मजबूत सोच उन्हें रखी, और बहुत बड़ी कुर्बानी देना कि आप 4-4 घंटे आप इंतज़ार करें अपनी बच्ची का, और यही कि वो पढ़ लिख कर गाँव के लिए कुछ कर पाए, गाँव के लिए, क्योंकि जाहिर बात है गाँव में बड़े मुश्किलात हैं, डॉक्टर नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं, तो उन मसाइल का हल एक ही है और वो है तालीम। जब तक आप तालीम हासिल नहीं करते आप कुछ नहीं कर पाते। बहुत कुछ ऐसा है कि करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ख़ास तौर पे आप देखो ना कि मतलब साइकिल पे जाना 12 किलोमीटर सफ़र तय करना, और सारे काम छोड़ के एक बच्ची के लिए बाप जो है इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, मेरे ख्याल में ये इसकी मिसाल बहुत कम मिलती होगी और ये फॉलो करना चाहिए। मैं जैसे कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के जिस इलाके से इनका ताल्लुक है वहाँ पे लिटरेसी रेट लड़कियों का वैसे ही कम है, कम बच्चियों को भिजवाया जाता है स्कूल में। तो जैसे हरमीत ने कहा कि एक कमी का एहसास जो होता है ना, वो कमी का एहसास पहले तो सबसे होने वाली बात है ना, कि एहसास हो कि बच्चों की भी तालीम अच्छी देनी चाहिए, तो तब है मतलब इस तरह की बात। और सर मुझे लगता है मुआशरती एतबार से भी ये इतना आसान नहीं है, मतलब जो उनका गेटअप है, जिस कल्चर से वो बिलोंग करते हैं, पश्तून की हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हम उस इलाके की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक तो ख़वातीन को पढ़ाने का इतना कल्चर भी नहीं है, तो मुझे लगता है मुआशरती यानी सोशल हर्डल्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगी। लेकिन भाई बाप है, अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है, अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ करे, और बाकी वहाँ पर मौजूद वालिदैन को भी तौफीक दे कि वो अपने बच्चों के लिए इस तरह के स्टेप्स ज़रूर लें। और दो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, पहली दफ़ा मैंने ऐसे खबर सुनी है, लेकिन भाई चले आपने सपोर्ट करना है तो आप बिल्कुल फ्री हैं इस एतबार से कि आप दुनिया में किसी भी मुल्क को या किसी भी फेवरेट को सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान की जीत का ख्वाहिशमंद सर ये शहरी जो है ना, इसका ताल्लुक भारत से है। हाँ, बलदेव सिंह इनका नाम है और ये जर्मनी के रहने वाले हैं, लेकिन नेदरलैंड्स में आजकल जो क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं वहाँ पे ये पहुँचे पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए, और इन्होंने कहा कि मैं तो क्रिकेट का दिलदादा हूँ, मुल्कों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसे लोगों ने सवाल किया कि सोशल मीडिया के ऊपर तो भारतीय और पाकिस्तानी लड़ते रहते हैं आपस में, उन्होंने कहा नहीं, लड़ना नहीं चाहिए, मतलब हमारे दिल एक हैं, हम एक जैसे हैं, ये इनके एहसासात हैं जो उन्होंने बयान किए। लेकिन वो शाहीन अफरीदी के फैन भी हैं सर, वो कह रहे हैं कि आज के मैच में शाहीन अफरीदी नहीं थे तो मैंने बहुत मिस किया, तो मुझे पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी बड़े पसंद है और वो सबको फिंगर टिप पे उनको नाम भी याद है, और ये अच्छी बात है कि वो हमें पसंद करते हैं। और वो इंतजार कर रहे हैं एशिया कप में आगे पाकिस्तान और भारत का टाकरा होना है। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि अच्छा अगर आप अभी नहीं बता रहे कि आप किस मुल्क के फ़ैन हैं ज़्यादा, तो फिर भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में किसका आप साथ देंगे? उन्होंने कहा जो अच्छा खेलेगा, जो टीम अच्छी खेलेगी मैं उसका साथ दूंगा। ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होनी चाहिए कि आप अच्छे खेल को, अच्छे प्लेयर्स को साथ दें। बहरहाल ये बड़ा फासला करके ये जर्मनी से पहुंचे हैं नीदरलैंड में। सर फासला तो तय किया है, हौसला भी बड़ा दिखाया है भारतीय जो उनके शौक है ना जी, शौक का कोई मुल नहीं, लेकिन भारतीय जो है ना ये बड़ा मुश्किल होता है, वैसे कहना बड़ा मुश्किल होता है मीडिया पे आके, लेकिन बड़ी बात है कि वो खुलेआम वो कह रहे हैं, सरेआम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सपोर्ट करो। उम्मूमन हमने देखा है कि कहीं ना कहीं पाबंदियां, कहीं ना कहीं चीजें और हिंदुस्तान में बड़ी ज्यादा भी होती हैं कि जब आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो आड़े आते बहुत ऐसे लोग हैं जो भाई आ जाते हैं मैदान में और आपके खिलाफ जो है वो एक मुहिम शुरू हो जाती है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है बाजी, नहीं होना चाहिए जहाँ से जो जिस कंट्री में है, लेकिन स्पोर्ट्स है और जो खिलाड़ी आपको पसंद है, हम भी कहते हैं भैया फलां हमें बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुद सचिन बड़ा अच्छा लगता था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसी तरह उनकी जानिब से शुएब अख्तर बहुत फेवरेट है, अफरीदी बहुत फेवरेट है, लेकिन हाँ ये बात आपकी ठीक है कि स्पोर्ट्स स्पिरिट जो है आपको कहीं ना कहीं लेके जाती है, और ये बात है कि अब वो खिलाड़ी वहाँ उनको खिलाड़ियों को देखने के लिए वहाँ पहुँच गए। हाँ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बड़ी दिलचस्प खबर है ये। ऐसे एडवेंचरस खबरें पढ़ के ना दिल करता है मेरा कभी कभी हरमीत के, इस तरह के एडवेंचर हम तीनों भी कभी मिलके कर ही लें। खैर ये बात टब जो है इनसे बना ली इन्होंने कश्तियाँ, ये बोट्स बनाकर सर लगाई है इन्होंने रेस, पानी पे रेस।
और 1.5 किलोमीटर की रेस है, रेस ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि ये अच्छी बात है कि बाथ टब से कश्तियां बनाई हैं। बेल्जियम में ये मुकाबला होता है जहाँ पे लोग अपने बाथ टब्स में मुख्तलिफ सजा के कश्तियों को और फिर वो चलते हैं। यार दुनिया में बड़े बड़े मज़ेदार फेस्टिवल है। ये स्पेन फेस्टिवल का है। मुझे याद है, टमेटो फेस्टिवल है, ये बाथ टब्स का फेस्टिवल है। हमारे यहाँ भी फेस्टिवल हुआ करते थे किसी ज़माने में, क्या सर? बैसाखी का मेला हुआ करता था, बहुत लोग yes, जाते थे। yes. मुझे अभी तक याद है, बिल्कुल जवानी में एक बार बस वो हम तक अब महदूद हो गया, बाकी तो खत्म हो गया। और आपकी बात, बहुत सारे मेले हुआ करते थे रऊफ साहब, आपकी बात दुरुस्त है। सर चेक तो करें वो विजुअल्स में हम पता दिखा नहीं क्या रहे थे। हुआ, बसंत हमारे यहाँ लाहौर में ऐसी मनाई जाती थी हाय कि हाय गैर हाय, ना मुल्क याद तक। करवाएं सर, मुझे बहुत दुख होता है। तो ये बहरहाल ये देखो कैसे उन्होंने मतलब वो चलाने के इंतजाम किए में, छोटी छोटी वो कश्तियाँ बाथटब की बनाई हुई है, उसमें और सर चप्पू लेके। हम जो दिखा रहे हैं, चलिए ये तो हम दिखा ही रहे हैं सर, वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। सी फेशियल भी हो रहा है, ब्यूटिशियन भी वहाँ बैठे हुए हैं, ये केक भी बना हुआ है, प्लस फुटबॉल का मैंने अभी एक विजुअल देखा था, वो दोबारा रिपीट होगा तो यू गाइस कैन सी कि वो उन्होंने एक ऐसा सीन बनाया हुआ है कि बोर्ड पर ही फुटबॉल खेल रहे हैं जनाब। वो देखिए बैक साइड पे, सी दिस वन। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। बात और साथ में खवातीन आप देखें ना, वो भी मुकाबले के लिए उतरी हुई हैं। पूरी पूरी। है वहाँ पे तो फर्क नहीं ना लगता। कमाल है भाई, मुकाबला सख्त लेकिन है सर भाई, टफ ऐसी है, एक्टिविटीज होनी चाहिए। लेकिन एंजॉय बहुत कर रहे हैं। हाँ, concerned मतलब ये है कि departments को ऐसे मुकाबले जिसमें किसी की हार जीत का मसला नहीं है, सिर्फ ये है कि enjoy कर रहे हैं आपने सारे। एंजॉय करना। तो मतलब ऐसे होने चाहिए हमारे यहाँ फेस्टिवल। ऑल दो अगली खबर है, ये है वाजबात की अदम अदायगी, साबिक एहलकार ने पुलिस की वेबसाइट बंद कर दी। ना दो जी मेरे वाजबात, मैंने काम ही खत्म कर दिया। और वो डायरेक्टर है उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, पुलिस का, और ये इलाका भी ऐसा है बॉस्टन मैसाचुसेट्स में, यानी बॉस्टन ऐसा इलाका है जो अमेरिका के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इलाकों में जिसका शुमार होता है, जहाँ पे 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की मशहूर तरीन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT और बॉस्टन यूनिवर्सिटी, तीनों मौजूद हैं। तो उस इलाके से इसका ताल्लुक़ है। और ये पुलिस वाला उसने वाजबात के लिए को 1.5 लाख के करीब उसके बनते थे, जो उसने जिस वक्त जॉब छोड़ी है वो जनाब उसने लिखी, तो वो वेबसाइट उसने बंद कर दी। और वेबसाइट पे जब कोई लिखता है वेबसाइट के लिए कि मैं इस वेबसाइट पे आना चाहता हूँ, तो आगे उसको पैगाम मिलता है कि मेयर से रब्ता करें, मेयर से रब्ता करें। और सर लिखा भी हुआ है कि मुझे पूरे $1,37,000 की इन्होंने अदायगी करनी है। जी जनाब, मुझे अदायगी करेंगे तो आपकी वेबसाइट खुलेगी और फिर ही आपकी एक्टिविटी परसू कर सकते हैं। जो भी अब इस वेबसाइट पर रब्ता करता है उससे आगे से ये पैगाम मिलता है एरर के साथ, प्लीज़ आप मेयर के पास जाएँ और वहाँ पर उससे जाके करें रब्ता। अब ये पुलिस इनके खिलाफ तहकीकात करेगी, मैं ख्याल में इन्होंने क्यों किया। और जैसे मैंने बताया कि मैं बॉस्टन गया हुआ हूँ, मतलब मैंने देखा है जाके, भाई कमाल जगह। अच्छा। वाह 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 वाह। वहाँ की एक मार्केट है जो तीनों यूनिवर्सिटी जहाँ पे हैं उसके सेंटर में जो टाउन है, वो टाउन भी देखने वाला है। जो लोग सैर व सियाहत के शौकीन हैं उनको ज़रूर जाना चाहिए। और तो हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेके हम वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम राजी। ब्रेक के बाद वफाक और पंजाब हुकूमत में एक क्लैश की सी सूरत हाल पैदा हुई है। और वो क्लैश बुनियादी तौर पे जिस वजह से हुआ, वो अगरचे उसको सरेंडर कर दिया शहबाज गिल को और पंजाब पुलिस ने हवाले कर दिया वफाक के जो कैपिटल की पुलिस है उनके हवाले कर दिया। लेकिन ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई, ये होनी नहीं चाहिए थी। और फिर एक और चीज़ पे भी क्लैश की सी सूरत हाल है, और वो है जो FIA ने नोटिस दिया इमरान खान को, उन्होंने इनकार कर दिया उसका जवाब देने से। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान उनको जवाब देने से मतलब नहीं जवाब देंगे उनको, और वो इसी तरह की ज़िद का मुजाहरा करेंगे जैसे वो बहुत से मामलात में उनकी नज़र आ रही है। ऐसी सूरत हाल में सूरत क्या पैदा होगी। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, मुफक्किर हैं, हम उनसे चल के बात करते हैं। इफ्तिखार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रोज़। सबसे पहले तो आप ये बताओ, ये मेरे ख्याल में इससे शुरू करते हैं कि इमरान खान FIA को कह रहे हैं नोटिस के जवाब में कि मैं आपको जवाब दे हूँ, ना ही मालूमात फराहम करने का पाबंद। और वो इलेक्शन कमीशन को भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत इलेक्शन कमीशन नहीं ये काम कर सकता इस तरह का कि वो कार्रवाई करे मेरे ख़िलाफ़। तो ये क्या सूरत हाल बनेगी अगर ऐसी इमरान अपनी ज़िद के ऊपर कायम रहते हैं? तो देखें,
किसी रियासत को ख़त्म करने के लिए उसके अदारों की तौहीन जो है वो भी उसमें शामिल होती है सारे प्रोसेस के अंदर। तो खुल के वो अदारों की तौहीन कर रहे हैं। ये सबको अब समझ जाना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। देखें, आप कितने हमने ये देखा है माजी में कि बड़े बड़े पाकिस्तान के सियासतदान के बारे में जो अदालतों ने फैसला किया, जो अदारों ने फैसला किया पेश होने का या किसी तफ्तीश में शामिल होने का, तो उन्होंने हमेशा उसका एहतराम किया और उसमें वो शामिल हुए। तो ये अब वाद शख्स है जो कहता है कि मैं नहीं मानता, उसे रिफ्यूज कर दिया है कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता FIA के नोटिस को। अब ये तो कोई तरीका नहीं है। अगर आज एक जो कौमी सतह पे अपने आप को लीडर कहता है वो ऐसी हरकत करेगा, तो कल एक आम आदमी तो जो है ना फिर तो जवाब नहीं देगा FIA के नोटिस को, वो परवाह नहीं करेंगे। वो कहेंगे हम नहीं पेश होते, अगर इमरान खान नहीं पेश होता तो हम गरीब लोग क्यों पेश हों। तो क्या हम तरीकाकार बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में अदारों के फैसलों का या अदारों के एहतराम का? अगर इमरान नहीं करेंगे नोटिस का जवाब इफ्तिखार साहब जी हरमीत जी इफ्तिखार साहब, अगर हम देखें इस वक्त आप देख रहे थे कि कल तक जो है पंजाब और वफाक आमने सामने थे और ख़ासकर शहबाज गिल साहब के हवाले से जो है वो मामला चल रहे थे। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को खौफ है, जिस तरह असद उमर साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुके हैं कि उनको टॉर्चर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत कुछ उगलवाने की चीज़ें जो हो रही हैं तहरीक इंसाफ को, कहीं ना कहीं वो मामला जो हैं कहीं उनको वादा मुआफ़ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको लगता है कि ये मामला उसी तरफ जा रहा है? सर देखिए, मुझे नहीं पता कि उसको वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश हो रही है नहीं हो रही है। वहाँ भी मैं ये देख रहा हूँ कि कानून का एहतराम नहीं किया जा रहा और उसको रजिस्ट किया जा रहा है और ऐसा रास्ता ढूंढा जा रहा है कि जिसमें एक आदमी जिसके ऊपर तजीज़ात पाकिस्तान के इतनी दफात शामिल की गई हैं उसके FIR में, उसको रास्ता मिल जाए और उसको कोई पूछे ना। तो ये भी एक रास्ता होता है कि आप कानून से भाग जाएं। इफ्तिखार साहब, ये कहिएगा कि अभी सिचुएशन ये है कि वो जवाब FIA को जो जमा करा दिया गया है ये कह के कि मैं कोई जवाब दे नहीं हूँ, ये एक ऐसा मौका है कि अपने आप को क्लीन किया जा सकता है, चीज़ें ट्रांसपेरेंट की जा सकती है, जो कि आम आवाम उनको फॉलो करती है। उन्हें जब ये पता लगा कि वो सादिक और अमीन नहीं रही इस सिचुएशन के बाद, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंट भी हुई। ये एक मौका भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, ये उनकी ज़िद है कि मैं जवाब जमा नहीं कराऊंगा, या फिर अगर जवाब जमा कराना है तो वो सिचुएशन नहीं बन रही, या वो इस तरह के जवाब देना नहीं चाहते इसमें चीज़ें सामने आ जाए? क्या लगता है आपको, ये सिर्फ उनकी ज़िद है या वो कराना नहीं चाहते? मैं आपको बताऊं, वो समझते हैं कि सिर्फ वो पाकिस्तान अच्छा है जहाँ पे इलेक्शन कमीशन उनकी मर्जी का हो, अदालतें उनकी मर्जी का हो, इंतजामी अमूर उनकी मर्जी के हों, हर चीज उनकी मर्जी की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनकी मर्जी का हो, असेंबली उनकी मर्जी से हो, सेनेट उनकी मर्जी से हो, वो अपनी मर्जी चाहते हैं। अभी तक हम दोस्तों को बात समझ नहीं आ रही, तो वो गलती पर नहीं, हम गलती पर हैं। सही। कौन से मामले पर उन्होंने अपनी अना और अपनी जात के हवाले से बात नहीं की? हाँ जी, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो। कौन सी ऐसा मौका है जहाँ उन्होंने अना के अलावा बात नहीं की? अब इफ्तिखार मसला ये होता है कि ये जो क्लैश की सूरत हाल है ये ऊपर से चल के नीचे की तरफ भी आ जाती है। जैसे इमरान खान को ऐसी ज़िद का मुजाहरा करते हैं, आप ये देखो जिन इदारों के ख़िलाफ़ वो बात करते हैं उनके जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविस्ट हैं वो फ़ौरन मुतहर्रिक होते हैं और फिर इतनी गलीज़ कैंपेन शुरू होती है जिसकी कोई हद नहीं। ना तो वो उनको रोकने को तैयार हैं, ना अपने साथियों को रोकने को तैयार हैं, और ना ही कोऑपरेट करना चाह रहे हैं। तो ये क्रैश की सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़तरनाक आप समझते हो रियासत के लिए है? ऐसा होगा तो अफसोसनाक होगी। देखें ना, इसमें भी वो क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम कवानीन से बालातर हैं। ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि वो अनटचेबल है, उनको हाथ नहीं लगाया जा सकता, वो कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। यही तो वो साबित कर रहे हैं। ये जो सारी जदोजहद इमरान साहब कर रहे हैं, उनके दोस्त कर रहे हैं, और जो उनकी तरफ से बयान, तो मेरे रात एक बयान आया, इतने बजे उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, गिल साहब को, लोगों को कहा गया कि सड़कों पे आ जाए। मतलब ये क्या हो रहा है? हाँ, मतलब व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री? क्या बात है? मतलब ये इसका मतलब है कि ऐसे FIR दर्ज करने के ऊपर ऐसा होगा क्या? इससे पहले जो FIR लोगों के खिलाफ, एक आदमी बैठा हुआ कराची की जेल में MNA है, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता कि उसको रिहा किया जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी हरमीत। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये सारे मामलात में अगर हम देखें, इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं और उनके जो रहनुमा है वो भी मुख्तलिफ टेलीविज़न की स्क्रीन पर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि नाअहली के हवाले से कि इमरान खान साहब को नाअहल करने के लिए जो है एक रास्ता, एक मैदान तैयार हो रहा है, किया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि अगर नाअहली की तरफ ये मामला जाता है तो इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की,
अगर इस किस्म के फैसले आते हैं तो ये कितने नुकसानदेह होंगे मुल्क के लिए सर? कोई नुकसानदेह नहीं होगा। अगर कानून अपना रास्ता अपनाता है तो उसको अपनाना चाहिए। ये क्या बात है? आप भी तो वही बात कर रहे हैं जो वो चाहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा लाडला हूं तो मेरे से लाड और प्यार ही किया जाए। ये कैसे हो सकता है? अगर एक कानून है और ये जो मुकदमा चल रहा था ये कोई अपोजिशन के कहने पे तो नहीं चल रहा था। ये तो मुकदमा कितने साल 7 साल तक कोई मुकदमा चीजें चलती रही, वो पेश नहीं होते रहे, वो चीजें नहीं देते रहे। 7 साल के बाद अगर एक फैसला आया है तो उसको कबूल करें या उसको डिनाई करें। ये तो नहीं हो सकता कि आप उसको डिनाई भी न करें और आप उसको कबूल भी न करें। आप कहें कि मेरे ढंग से और मेरे तरीक़ेकार से फैसले किए जाए। ये तो बहुत ज्यादती है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू इफ्तिखार, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जैसे बात कर रहे हैं एक ज़िद और अना का मसला है। जी हरमीत, ज़िद और अना का मसला है इमरान खान साहब का। वो कहते हैं मैं बालातर हूँ हर तरह के कानून से, मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा, मैं कोई नोटिस का जवाब नहीं दूंगा। अपने कारकुनों को वो कह रहे हैं कि बाहर निकलो सड़कों पे। बारहा मतलब उनको कहा जाता है शहबाज गिल के मामले में भी ये इंतशार पैदा नहीं होना चाहिए। कल आप ये देखो इंतशार पैदा हुआ और डॉलर दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गया। अनसर्टनिटी पॉलिटिकल जो है वो जब आएगी तो इसी तरह की सूरत हाल होगी। ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान बड़े नाजुक मरहले से गुजर रहा है, उस नाजुक मरहले से गुजरने के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आए। ये जितनी चीज़ें हैं इनको हमें कानून के मुताबिक फ़ैसले करने पड़ेंगे। कानून के मुताबिक अगर फैसले नहीं करेंगे तो हम बड़े खतरनाक उसमें मोड़ में चले जाएंगे। सर आप ये देखें कि मैं इसको मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी उन्होंने अपोजिशन के खिलाफ इन इदारों का इस्तेमाल किया और भरपूर किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। अब उनकी बारी है तो ये सूरत हाल इसी तरह चल रही है। और अब आप देखिए टॉर्चर की अगर हम बात करते हैं, खासकर तशद्दुद की जब हम बात करते हैं, तो तहरीक इंसाफ के दौर में राना सनाउल्लाह साहब को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, जिस तरह उनको एक काल कोठरी के माने एक जगह में रखा गया और जिस तरह उन पर तशद्दुद किया गया, इसी तरह मरियम नवाज साहबा ने कितनी बार जो है उनको जितना टॉर्चर किया गया, या इस तरह दीगर रहनुमा जो है पीपल्स पार्टी के लोगों को, शायद खाकान अब्बासी साहब जो है उसको गिरफ्तार किया गया। एक तवील लिस्ट थी। और आज वो देखें कि वो रविश, वो रीत, वो रिवाज वो चल पड़ा है। और आज देखें शहबाज गिल साहब को, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो कल्चर शुरू हुआ है सियासतदानों का अपने एक दूसरे के खिलाफ, ये बहुत ही नुकसानदेह साबित होगा इन्हीं के लिए, अपने लिए। क्योंकि कल तहरीक इंसाफ कर रही थी, आज वही सूरत हाल जो है इन्हीं के साथ हो रही है। और अब देखें कि शेख रशीद साहब, अभी जो खबर आ रही है कि शेख रशीद साहब के लिए भी छापे की तैयारी जो है, ऑलरेडी तो वो है नहीं लेकिन अभी तैयारी उसके लिए भी है। खान साहब बनीगाला में भी कल जो है पुलिस पहुंची थी। तो ये सूरत हाल जो है ये बड़ी खतरनाक तशवीशनाक है कि आप करेंगे तो दूसरा भी करेगा। देखा कि इससे पहले अभी जो कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, ये जो है ना सिचुएशन, ये ना रुकने वाला सर वो सिलसिला है जिसमें आप सिर्फ बदले में ही एक दूसरे को बार हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ ना, नजर यही सिचुएशन आती है कि हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को और ये सारे करेक्टर्स बदलते जा रहे हैं लेकिन काम वही होते आ रहे हैं जो कि हमने माजी में मुख्तलिफ जमातों में, वो हुकूमती जमात हो या अपोजिशन हो, हमने उनके दरमियान जो मामला देखे वही मामला दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। लेकिन सर इस सारी सिचुएशन को अगर हम कंक्लूड करें तो ये एक यकीनन मौका भी हो सकता है इमरान खान के लिए कि इतनी ह्यूज आपकी फैन फॉलोइंग हो और आपके पास मौका हो मालूमात फराहम करके क्लियर होने का, तो आप क्यों कह रहे हैं कि मैं मालूमात फराहम करने का पाबंद बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो सिचुएशन अब कुछ ऐसी है कि या तो ये अना का मसला है या फिर दाल में कुछ काला है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और लेकर हम आते हैं वापस। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम नवाज जी, ब्रेक के बाद लंबी ब्रेक थी, थोड़ी काफ़ी लंबी थी और मैं तो इंतज़ार कर रहा था जल्दी से शायद हमारी जो प्रोड्यूसर है चाय और भेज देगी, पर उसने नहीं भेज दी तो उसको फिर मैं ख्याल में फरमाइश ये करते हैं जब भी मौका मिले हमें चाय पिलवा दे। लेकिन इस दौरान में ये हुआ कि एक और टॉपिक जिसके ऊपर हमने बात करनी है, बच्चे जिस वक्त पैदा होते हैं घर में, उसी वक्त से माँ बाप ये सोचने पर लग जाते हैं कि इनकी तालीम का क्या होगा। तालीम बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आजकल के ज़माने में। आला तालीम होगी तो बच्चे आला मकासद हासिल करेंगे, आला गोल्स को टारगेट करेंगे। लेकिन किस उम्र से तालीम को शुरू करना चाहिए और उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। अब
हाल ये हो गया है कि हमारे जो रवायती मुआशरे थे उसमें ये होता था कि बच्चे को 4 साल 4 महीने 4 दिन पे उसी तालीम का आगाज़ करवाया जाता था। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब ये है कि स्कूल कहते हैं नहीं जी आप हमें बच्चा 2-2.5 साल की उम्र में दे दें, हम पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ उसको सिखाएंगे कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, इस हवाले से बात करते हैं। काशिफ मिर्ज़ा साहब प्रेसिडेंट है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल होता है बच्चा जब पैदा होता है कि उसकी तालीम किस उम्र से शुरू की जाए। तो अब बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं जी ये प्राइवेट स्कूल जो हैं या इन्होंने तो बेसिकली पैसे बटोरने हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कहते हैं कि बच्चे को जल्दी आप स्कूल भिजवाएं। लेकिन क्या वाकई बच्चे को स्कूल भेजना ज़्यादा ज़रूरी है, इतना कि वो 2-2.5 साल की उम्र में जब उसे अभी सही तरह से लफ्ज़ भी बोलने नहीं आते, जब वो उसके खेलने कूदने के दिन है, घर के माहौल में इंजॉय करने के दिन है, उसको स्कूल बुलवा लिया जाए? कितना ज़्यादा फ़र्क डालता है अर्ली स्कूल जाना उसका? बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ये आज की डिस्कशन है और ये बहुत ज़रूरी है, हर घर का ये इशू है। आप और मैं जिस एज ग्रुप में हैं, हम कंपैरेटिवली आज के बहुत ज़्यादा लकी इसलिए थे कि हमारे वक्त में हमारी जो माएँ थी उनके पास जो कि बुनियादी तौर पे बच्चे का तरबियत की असल जो दर्जा है वो माँ की गोद थी। तो हमने ये देखा है कि इब्तदा में 4-5 साल की वो उम्र जो बच्चे को पढ़ना लिखना तो बात की बातें हैं, जो बेसिक एथिक्स हैं अपने हवाले से, बॉडी के हवाले से, इर्द गिर्द के माहौल के हवाले से, रिलेशंस के हवाले से, वो अमूमन हमें माँ से या जॉइंट फैमिली के निज़ाम के अंदर मिलता था। अनफॉर्चुनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम 30-40 ईयर गुजरने के अंदर बहुत ही जहाँ तब्दीलियाँ आई हैं पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तानी सिस्टम में भी, अब सूरत हाल ये है कि हमारे जो बच्चे हैं उस बेसिक माँ की गोद से आहिस्ता आहिस्ता वो दूर हुए, तरबियत के उस एलिमेंट से दूर हुए। तो हमें ये भी देखा कि अगर आप साउथ एशिया के उस बाहर निकले, इवन आप जापान को भी देखते हैं या आप जाते हैं फिनलैंड को देखें, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, ये सब एक चेंज आपको वाकई दिखाई देती है। हाँ, अब एज कौन सी है स्कूल जाने की, ये तो इम्पोर्टेंट है। आगे स्कूल के अंदर उनको क्या पढ़ाया जाना, ये एक दूसरा एस्पेक्ट है। ये है तो इस हद तक तो इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं कि बच्चे की जो इब्तदाई 5-7 साल है एज के, वो उसकी पूरी लाइफ के ऊपर जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कुछ उसने लर्न करना है उसका लगभग 70-80% वो अपने इब्तदाई 5 से 7 साल के अंदर लर्निंग प्रोसेस में और जो उसने ऑप्ट करना है वो कर चुका होता है। अब हमारे सिस्टम ये है, हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ जो स्कूलिंग है उसके मतलब को अच्छे तरीके से समझा ही नहीं गया। पब्लिक का जो एजुकेशन सिस्टम जो खराब हुआ तो फिर प्राइवेट आपके सामने सिस्टम आया। यहाँ ये नजर आया कि जो एज तो है वही 3 साल से लेके 7 साल इंपॉर्टेंट है, जो कि आप जिसको प्री स्कूल कहते हैं, जिसको आप बेसिक प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, उसको आपने करना होता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम इसमें ये आ रहा है कि हमारे यहाँ पे पढ़ाया क्या जाए। दुनिया में मुख्तलिफ फिलॉसफीज हैं, जैसे कि मॉन्टेसरी, हमारे यहाँ पे मारिया मॉन्टेसरी का एक फिलॉसफी थी जिसके ऊपर प्री स्कूल डिजाइन हुआ, लेकिन उसके बाद बहुत सी इसके अलावा भी थी, एल्बर्ट्स भी थी, गवर्नमेंट भी थी, लेकिन बहुत सी दुनिया में उसको मुतारिफ किया गया, वो भी सक्सेसफुल है। इंपॉर्टेंट थी बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लेकिन हमारे ये क्या हुआ कि ना कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम हुआ और ना ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम हुआ। अब हमने ये देखा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर तो बच्चों को उस एंगल से बताया ही नहीं गया। इंपॉर्टेंट ये है कि जो पहले जापान के अंदर भी ये है कि ग्रेड 2 तक असेसमेंट सिर्फ होती है, बच्चों को एथिक्स दिए जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व किया जाता है, उनको मुख्तलिफ टास्क दिए जाते हैं जिससे उनकी ट्रेनिंग होती है, सॉफ्ट स्किल्स उनकी डेवलप होती हैं। और इसी तरीके से फिनलैंड में भी होता है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये, हम बच्चों को वेरी फर्स्ट टाइम जब वो क्लास में आता है, चाहे वो प्री नर्सरी या नर्सरी केजी, हम जोर देते हैं उसको लिखने पे, हम जोर देते हैं उसको याद करने पे। वो बेसिकली याद करना भी नहीं होता, ट्रेनिंग होता है, बच्चों को रटा लगाया जाता है और वही 5-7 साल इब्तदाई वो जो सीखता है वो सारी जिंदगी उसके ऊपर वो हावी रहती है। तो हमें ये देखना है, एक तो इस एज में यस वो अमूमी तौर पे 3 साल एक आइडियल एज है जिसमें स्कूल भेजा जाना चाहिए, जहां बच्चा इस काबिल हो चुका होता है कि वो अपनी बेसिक प्रॉब्लम जो है
वो डिस्कस कर सकता है। अगर उसको किसी चीज की जरूरत है वो बता सकता है, अगर उसको वॉशरूम जाना है वो बता सकता है, अगर कोई उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लर्निंग में हो रही है, एप्टीट्यूड में हो रही है, वो बता सकता है। अब आगे उसको सॉफ्ट स्किल कौन सी देनी है, वो उसकी एज ब्रैकेट के लिहाज से। अच्छा, उसमें स्कूल की जब आप सिलेक्शन करें, एज के साथ आपको 3 चीजें बेसिक देखनी। उसका फिजिकल एनवायरनमेंट आप देखिए कि स्कूल का फिजिकल एनवायरनमेंट क्या सेफ है, उसका इमोशनल एनवायरनमेंट क्या है बच्चे का, और यानी कि वो टीचर का जो रिलेशन है वो कैसा है। और खास तौर पे जो आजकल एक बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट होते जा रहे हैं, जो एक सेक्सुअल सेफ्टी है बच्चे की, अमूमी हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर ऐसे समटाइम इश्यूज भी सामने आते हैं। तो उन 3 चीजों को अगर आप देखते हैं और बच्चे की एज को आप देखते हैं, देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि आप डिसाइड कर सके हाँ अब मेरा बच्चा जो है उसकी एज और उसका स्कूल जो है उससे मैच करता है। और फिर मेरा ख्याल है इसमें एक दफा फिर पेरेंट्स जो है, हमारे बच्चे जो हैं और टीचर जो है, यानी कि स्कूल या टीचर, ये तीनों का एक ट्राइका जो है, जब ये प्रॉपर प्ले करेगा, रोल अपना अदा करेगा, तब प्राइवेट एसोसिएशन चूँकि आप देखें, आप उसको एज ए प्रेसिडेंट ऑन कर रहे हैं और आपकी एक रेगुलेशन होती है जिसमें आप देखते हैं कि कोर्स क्या होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। हम नर्सरी प्रेप से लेके ऑनवर्ड मैट्रिक तक के जितने भी स्कूल्स हैं प्राइवेट, हमने उसका एक कोर्स सेट किया होता है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मॉन्टेसरी और ये जिसकी हम बात करें, जिस उम्र की हम बात करें कि इस उम्र में हम बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, या बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने ये वाली चीज़ लॉन्च कर दी है। कोर्स में आप इसे किस तरह से देखते हैं, ये इस तरह से आपने इजाज़त दी हुई है, आपके सवाल से रेगुलेशन या SOPs क्या है? देखिए जी, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 2,07,000 स्कूल हैं। हम मुख्तलिफ मौक़ों के अंदर, मुल्क भर के अंदर ट्रेनिंग ऑप्शन देते हैं। हमने अपने मेंबर्स को मुख्तलिफ लेक्चर जो हैं, डिजिटल लेक्चर तैयार करके क्रॉस द कंट्री फॉरवर्ड करते हैं। उसमें SOP बहुत क्लियर है। SOP सिंपल ये है कि एक तो क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए। आप अगर आपके पास कोई भी आप प्री स्कूल का कोई सिस्टम कर रहे हैं, मॉन्टेसरी कर रहे हैं, बर्टली कर रहे हैं, एग्जाम्पल कर रहे हैं, बहुत से और एक्स्ट्रा सिस्टम मारिया मॉन्टेसरी से, फिलॉसफी से हटके भी हैं, अब कोई भी कर रहे हैं तो कुछ तो वेल इक्विप्ड होना चाहिए। वेल इक्विप्ड से मुराद है कि उसकी कंप्लीट जो आपकी जो टूल्स है, जो किट है, वो भी उस एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो बच्चा है, एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ हम बच्चे को एजुकेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके पेरेंट के साथ जो काउंसलिंग का जो है सिस्टम, वो बहुत जरूरी है। जब तक पेरेंट की काउंसलिंग उसके साथ नहीं होगी, घर के और स्कूल के एनवायरनमेंट के साथ मैच नहीं वो करेगी, वो उतना फ्रूटफुल नहीं हो सकता। तो हमारी तरफ से ट्रेनिंग ऑप्शन जो होती है वो हम गाहे करते हैं। अमूमन साल में 2 मरतबा वो ट्रेनिंग होती है और क्रॉस द कंट्री मुख्तलिफ सेक्टर में हमारी जो फेडरेशन चैप्टर्स हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं। काशिफ मिर्जा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही, लेकिन सर बरी जिम्मा नहीं हो सकती इस चीज़ से कि बच्चे ने स्कूल जाना है और सारी ज़िंदगी जाना है। यही है कि मतलब माँ की गोद को जो है, अब मसला यही है ना कि जैसे काशिफ साहब ने भी बहुत सी बातों की तरफ इशारा किया है, लेकिन हम भी देख रहे हैं मुआशरे में जहाँ पे माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, दोनों बिजी हैं, तो उनके पास फिर टाइम नहीं है। तो फिर डे केयर सेंटर हुआ ना, डे केयर सेंटर तो हैं, ये स्कूल उसी तरह के होते हैं, उसी तरह के होते हाँ, हैं, रिप्लेसमेंट तो मतलब ये है कि फिर 3 साल, लेकिन वो कह रहे हैं कि 3 साल की उम्र में आप बच्चे को फिर भेज दें, मतलब भेज दें। लेकिन माँ बाप, सर मेरा पॉइंट ये है कि माँ बाप इस हवाले से बड़ी जिम्मा नहीं हो सकते। घर में कुछ सिखाना, घर में अपनी जिम्मेदारियाँ निभाना, उसके बाद बच्चे को खुद से तैयार करना कि अब वो स्कूल जाने के लिए उसका माइंड बन जाए, वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तैयार हो जिस चीज़ के लिए कि अब मैंने स्कूल जाना है, रोज़ाना सुबह उठ के रोना धोना है और उसके बाद मुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। तो ये माइंड मैपिंग थोड़ी सी वालिदैन कर सकते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी भी हमने स्कूल्स पे डाल दी है। चलें, वी आर डन विद आवर शो फॉर टुडे, और कल इंशाल्लाह नए टॉपिक, नए इशू के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।